प्रजापते अर्थात पिता वास्तव में ईश्वर का ही मूर्त रूप है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म तो होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। सेम उसी तरह पिता की अपीयरेंस हर किसी के लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। वो हमारे ईश्वर हैं। In our country, the father-son relationship is deeply rooted in cultural values and tradition. The bond between a father and a son often involves a sense of guidance, mentorship, and the passing down family values and heritage. तो इसी को एक पंक्ति के द्वारा मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। अगर जन्म दिया है माँ ने, अगर जन्म दिया है माँ ने, तो जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता, जानेगा जिससे जग वो पहचान है पिता। पिता और पुत्र की ऐसी ही कहानी को दर्शाने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं कक्षा दूसरी के छात्र एवं छात्राएं। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। राहुल, ए राहुल, उठ जा बेटा। अरे पापा, आज तो संडे है और अब संडे को इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा आप भी फालतू जॉब में लगे हुए हो? पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं। हाँ? नहीं तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी हो पाएगी, ख्वाहिशें नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना उतने में मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके एक घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना? फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना न रखा है, खा लेना। हाँ, वही दाल रोटी। हाय मन्या, व्हाट्सएप। यार घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, तेरे घर आ जाऊं? तेरे होम थिएटर पर फिल्म देखते हैं। सॉरी है तू? अरे सुनना, मजा आएगा। चल आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का? हाँ, बंटी को भी बुला लेना। रात का है अपना मजा, आ यार मस्ती में तू झूम जा। ओ
घूम जा, बैठा है क्या सीटी बजा, लुंगी पकड़ के जरा घूम जा। ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे। रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। रंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। ठुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे। यार तेरा होम थिएटर तो कमाल का है। 6 लाख का है। हाँ तो तू है भी तो करोड़पति की औलाद। मैं भी बड़ा होकर बिजनेस करूंगा ना, फिर देखना। अरे यार पापा का फोन है, वॉल्यूम डाउन। हेलो पापा, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो पापा? 10th के बोर्ड्स है, मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था। बोलो क्या काम था? बेटा तूने खाना खा लिया? यार भूख लगेगी तो खा लूंगा ना, भूखा थोड़ी रहूंगा। देख बेटा, अगर तू टाइम से खाना नहीं खाएगा ना तो तू बीमार। बच्चा थोड़ी ना हूँ, अपना ख्याल रखना आता है। परेशान मत करो यार। अबे यार राहुल, क्या हुआ तेरे पिज्जे का? कब से ऑर्डर करवाया हुआ, अभी तक नहीं आया? हाँ लगता है आगे बस छोट। रुक रुक रुक, अभी 25 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट रुक जा, फिर खोलना। फ्री में मिलेगा पिज्जा, मजे लेते हैं इसके। मैं जरा वॉशरूम होकर आया। गुड आफ्टरनून मैम, योर पिज्जा। क्या अंकल, कितना टाइम लगा दिया तुमने? मैम वो लिफ्ट बंद थी, इसलिए 7 माला चढ़ के आया हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये सब इनके ड्रामे होते हैं। लिफ्ट बंद थी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? लेट हो गए थे। सॉरी मैम, इस टाइम पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा। क्या सॉरी? यही नाटक होता है इन लोगों का। एक तो पिज्जा लेट लेकर आता है और फिर पिज्जा का पूरा पैसा मांगते हैं। अरे यार करना इसके साथ डील। बंटी चल, मैं तेरे को अपना लेटेस्ट लैपटॉप दिखाती हूँ। चल चल। पापा ये सब क्या? आप तो ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ सर। वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है राहुल। मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। उसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूं मैं। साहब पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जाना है। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। थैंक यू साहब। और उस गरीब को टिप भी दे देना। साहब टिप। आई एम सॉरी पापा। आज मेरे ही कारण आपको ये काम भी करना पड़ रहा है और मेरे ही कारण बेइज्जत भी होना पड़ा। बेटा मेरा
गुजारा तो ऑफिस की जॉब से हो जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की, पर फिर भी ये दो नौकरियां कर रहा हूं ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था तू मुझे धोखा देगा। आई एम सॉरी पापा, पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ, लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा, ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। वाह, व्हाट अ हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस। संस्कार हमारी ताकत है और ये हमारी पहचान है। ये हमें इसी क्वालिटी के कारण हम दूसरे देशों से अलग हैं। हमारे लिए हर रिश्ता अनमोल है। संस्कार के बिना ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ना ही हम उन्नति कर सकते हैं। संस्कारों की शुरुआत भले ही घर से होती है, पर स्कूल से संस्कारों की समझ बढ़ती है। और LCS फैमिली का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हम अपने बच्चों को संस्कार बनाएं एंड उनमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाएं एंड उनमें एकेडमिक्स नॉलेज के साथ साथ सोशल वैल्यूज़ भी डेवलप करें। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज टाइनी स्टार्स। सच में इमोशनल कर दिया स्किट ने। एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्किट था। और एक्चुअली हम हमेशा एक्चुअली फादर जो हैं बहुत अंडररेटेड लगते हैं मुझे। मम्मियों को ज़्यादा रेट्स मिलती है, अगर हम रेटिंग की बात करें तो मम्मियों को हमेशा 10 on 10 स्टार्स मिलते हैं, लेकिन फादर कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो हमारे फादर जो हैं, अच्छा आप लोगों को एक लाइन मैं बोलना चाहूँगी कि हमें हमेशा लगता है कि माँ तो स्वर्ग के समान होती है ना, माँ तो सबसे ऊपर होती है, भगवान के समान होती है। लेकिन एक बात है कि अगर हम अपनी माँ को स्वर्ग मानते हैं तो स्वर्ग तक पहुँचने का द्वार होते हैं पिता। तो पिता के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बचपन की उन्हीं अटखेलियों, उन्हीं यादों को, स्कूल नहीं जाने के उन्हीं बहानों को एक डांस के माध्यम से हमारे LKG के स्टूडेंट्स प्रेजेंट करने वाले हैं। सो प्लीज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन टू एनकरेज देम
LKG के स्टूडेंट्स We will see the growth and creativity of our youngest learners who have embarked on the exciting journey of education for the very first time. सुबह सुबह ये उठा देते हैं, मुझको फिर नहला देते हैं, पहना के यूनिफॉर्म ये जल्दी ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। बात सुनो आज घर से बाहर पैर नहीं पाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। मम्मी खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ ले बस चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। मम्मी खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ ले बस चिल्लाती है, होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। बात सुनो मेरी सारे बुक्स को हाथ नहीं लाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जाना मैं, हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालिमा। तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया जलती है तो चले, दुनिया चलती है तो चले, रात भर जालिमा के संग नचे तालमा। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े बस तमाशा देखना। Wow, wonderful. Very nice, beta. Outstanding. Very nice. हेलो यस बहुत ही छोटे बच्चे हैं आज इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ स्टेज पर कम से कम 1000-1500 लोगों के सामने परफॉर्म किया है। कुछ स्टेप्स भूल भी गए हैं तो बच्चे समझ के इनको माफ़ कर देना, क्योंकि स्टेज पर आना, आप लोगों को फेस करना और उसके बाद अपने डांसेस को याद रख के डांस करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि मुझे लगता है आज हम जब इतनी बड़ी एज हो चुकी है हमारी, उसके बावजूद भी जब हमें पोडियम पे आना होता है या किसी बहुत बड़ी लाइक क्राउड के सामने अगर कुछ बोलना होता है तो वी गेट कंफ्यूज, हमें खुद को कंफ्यूजन हो जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे जब अब इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स को अगर हम सामने देख लेते तो अभी भी हमें लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाएगी तो क्या होगा, मम्मा को पसंद नहीं आएगी तो क्या होगा। तो ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, भीड़ में अपनी मम्मा को, अपने डैडी को या भैया दीदी को ढूंढते रहते हैं। तो अगर इनसे एक आध स्टेप ऊपर नीचे हो भी गया हो तो उसे इग्नोर कर देना आप लोग, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और एक बार फिर से इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि तालियों की कमी तो हमें भी लगती है। अगर हमें कहीं लेडी संगीत में डांस करना है, कोई ताली ना बजाए, हमें खुद को भी बहुत ही ऑकवर्ड सा लगता है। एम आई राइट? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों ने डांस तो एंजॉय किया है। एक छोटा सा मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। और हाँ, पहले ही बता दूँ, विजय सर ने बोला है कि जो सही आंसर देंगे उन्हें प्राइज़ मिलेगा।
है ना? तो ऐसी क्या चीज़ है जिसका नाम लेते ही वो खत्म हो जाती है? ऐसी क्या चीज़ है जिसका नाम लेते ही वो खत्म हो जाती है? जिसे आंसर आता है दे कैन रेज द हैंड. यस सर प्लीज. यस सर. साइलेंस. शांति. टाइम. नहीं सर, टाइम का नाम लेते ही कहाँ खत्म हुआ? अभी आपने टाइम लिया लेकिन मेरी घड़ी तो चल रही है. और कोई? एनी अदर गैसेस? रुको ना. यस, मैं आप लोगों के पास आके बोलती हूँ, है ना, ताकि आप लोगों के फेसेस भी नजर आए हमारे कैमरामैन को. जिसको आंसर आता है दे कैन रेज द हैंड सो दैट कि मैं आपके पास आ सकूं. सर आपने दे दिया एक बार. मैं किसी और से पूछूंगी. यस सर. खत्म? नहीं सर, वो तो शुरू हो जाएगा. अंत. अंत तो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. खामोशी. यस, एलसीएस के बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये एलसीएस के बच्चे ही कर सकते हैं सिर्फ. बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने. खामोशी, दैट इज कॉल्ड साइलेंस. साइलेंस, इसका नाम लेते ही, जैसे ही मैंने बोला साइलेंस या खामोशी, अपने आप ही खामोशी खत्म हो गई. तो हमारे एलसीएस के बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. आवाज में दम नहीं है. नो नो नो, फर्स्ट आंसर खामोशी सर ने भी दी थी. अच्छा सर, आपके लिए भी जोरदार तालियां प्लीज. हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर आल्सो. तालियों में मजा नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि चुपचाप बैठकर नहीं, थोड़ा शोर से होना चाहिए. क्योंकि चुपचाप बैठकर नहीं, थोड़ा शोर से होना चाहिए. और तालियों सीटियों का हल्ला थोड़ा जोर से होना चाहिए. तालियों सीटियों का हल्ला थोड़ा जोर से होना चाहिए. इस बात पे तो ताली बजाइए प्लीज. थैंक यू सो मच. नाउ दोस्तों, भारत आज भले ही कुछ डोमेन्स में दूसरे देशों से पीछे है, लेकिन एक सेक्टर है जिसमें भारत ने पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवाया है. कोई गैस करेगा? यस, करेक्ट आंसर. इट इज स्पेस, द अंतरिक्ष. जी हाँ खुशबू, लेकिन इस सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी. ये सफर साइकिल से स्टार्ट हुआ था. देश के पहले सैटेलाइट को कैरी करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल किया गया था. 1963 की जब तिरुवनंतपुरम के एक चर्च से भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था. साइकिल से शुरू हुए इस सफर में आज चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत ने स्वदेशी चंद्रयान भेजकर भारत का नाम और भारत का तिरंगा वहां लहरा दिया है. यह नव भारत विश्व में एक अलग ही पहचान बनाया. But do you know, we can learn one very important life lesson from the scientist of ISRO कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है. आप सबकी अटेंशन चाहूँगी प्लीज़. आप सबकी अटेंशन चाहूँगी प्लीज़ कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है. सोने को जितनी आग लगे वह उतना प्रखर निरखता है. हीरे को जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है. मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है. यदि सूरज जैसा बनना है, यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा. नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. और हम मानव के बेटे हैं, और हम मानव के बेटे हैं. क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज़्यादा समय लगेगा, पर संघर्ष ज़रूर सफल होगा. संघर्ष ज़रूर सफल होगा. ऑफ कोर्स मैम, अगर हम किसी चीज़ का संकल्प कर लें तो वो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता. वो आज नहीं तो कल ज़रूर पूरा होगा. सो टू डिलीवर दिस सेम थॉट, आवर नेक्स्ट ग्रुप फ्रॉम क्लास
fourth is coming for performing a small act on ISRO. So please welcome the students with a huge round of applause. Class 3rd and 4th students for performing ISRO act, जिसमें चंद्रयान की शुरुआत से लेकर चंद्रयान की सफलता तक का सफर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तालियों के साथ इन नन्हे मुन्ने Of course, बच्चों का तालियां स्वागत बजती रहनी करें, चाहिए। अभिनंदन करें। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद की छलनी लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है ही कोई हम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। भारत ने सपना देखा अपनी किस्मत अपने हाथों लिखने का, आत्मनिर्भर बनने का। मगर अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी के लिए भारत को हमेशा ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तभी शुरुआत की गई इसरो की। 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पहला प्रमुख अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह तक पहुंचना और विज्ञान का अध्ययन करना। चंद्रयान 1 ने कुछ रहस्यमय चीजों की खोज की। इस मिशन में चंद्रयान 1 ने मानव इतिहास में पहली बार चांद पर पानी के खोज की संभावना देखी। इसरो की इस अपार सफलता से भारत की इसरो से और भी ज्यादा आशाएं बढ़ गईं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। मिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। पहली सफलता के बाद सबको यही लगा था अब मुश्किल नहीं कुछ भी। लेकिन इसरो की मुश्किलें अब शुरू होने वाली थी। अब बारी थी चंद्रयान 2 मिशन की। चंद्रयान 2 के लिए इसरो ने रशियन स्पेस एजेंसी से हाथ मिलाया। अब इसरो की जिम्मेदारी थी ऑर्बिटर और रोवर बनाने की, और रशियन स्पेस एजेंसी की जिम्मेदारी थी चंद्रमा पे रोवर को उतारने के लिए लैंडर बनाने की।
चंद्रयान 2 मिशन को 2013 में लॉन्च करना था, लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी अपने ही एक मिशन में फेल होने के कारण आर्थिक तंगी में आ गई। इस वजह से वो 2013 में भारत को लैंडर बना के नहीं दे पाई और चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग को पोस्टपोन करके 2016 करा गया। लेकिन 2016 में भी रशिया लैंडर बना के नहीं दे पाई। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने रशिया का मुंह ताकना बंद कर दिया और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से ही लैंडर बनाने की ठान ली। क्यों हैरान है इतना ये बता, क्यों ऐसे है ठहरा चल जरा, क्यों ऐसे है ठहरा चल जरा, झटक झटक के टूट रहे हो जब सांसों के तार, भटक भटक के मन का पंछी मारे सर दीवार, तो बांध के उसको खूंटे से जोड़ दे टुकड़े टूटे से, अरे बांध के उसको खूंटे से जोड़ दे टुकड़े टूटे से, नजरें तरसे कब तक बरसे जुलाई 22, 2019 धरती से चल दिया था चंद्रयान 2 हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान लूनार रोव, जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी मून। 20 अगस्त 2019 चंद्रयान 2 पहुंच गया था मून के ऑर्बिट में। 6 सितंबर 2019 को चांद पे लैंड होने में सिर्फ 2.1 किलोमीटर पहले ही चंद्रयान 2 ने लॉस कर दिया अर्थ से कांटेक्ट। कंफर्म लेटर दैट द स्पेसक्राफ्ट वाज क्रैश लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। साथियों, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। चलो उठो, एक बार फिर कोशिश करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 शुरू करते हैं। हम भारतीयों की भी एक अलग ही पहचान है। हम कभी हार नहीं मानते और इसरो ने भी वही किया। देश का हौसला टूटने नहीं दिया। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। चंद्रयान 3 को रॉकेट में तैनात कर दिया गया है। चंद्रयान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहुंचा है, जिसके बाद इसे रॉकेट के साथ जोड़ा गया है। इसरो के मुताबिक 12 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 को पृथ्वी से लॉन्च किया जाएगा।
दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा सतीश जर्मन स्पेस सेंटर पर लॉन्च पैड 2 चंद्रयान 3 मिशन अपनी 45 से 50 दिनों की यात्रा पर निकल चुका है, जो 23 या 24 अगस्त तक चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो। Wow, very nice. Hello. What a tremendous performance it was. It was such a wonderful and message-giving performance. The woods are lovely. The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep. But I have promises to keep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए अपने इस कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। Now, जब वैज्ञानिकों और उनके संघर्षों को हमने यहाँ देखा है, तो मुझे यह बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मिस्टर S.N. तिवारी सर, वे भी इंडिया के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक हैं, जिनके लगभग 50 से भी ज़्यादा शोध पब्लिकेशन ICMR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में मुद्रित हैं, तथा सर ने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हाउ कैन वी कंट्रोल मलेरिया विदाउट द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इस विषय पर सर ने शोध कर उसकी दवा का निर्माण किया है। तालियां हो जाए इस बात के लिए। थैंक यू। तिवारी सर ने लगभग 45 वर्षों तक एज अ रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर भारत को अपनी सेवाएं दी हैं। मैं श्रीमान S.N. तिवारी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वे मंच पर पधारें और हमारी LCS फैमिली को अपने शब्दों एवं अनुभवों के माध्यम से मोटिवेट करें। सर प्लीज़। आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो। Wow, very nice. Hello. What a tremendous performance it was.
It was such a wonderful and message giving performance. The woods are lovely, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. But I have promises to keep. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया. जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया. तो आइए अपने इस कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं. Now, जब वैज्ञानिकों और उनके संघर्षों को हमने यहाँ देखा है, तो मुझे यह बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मिस्टर S.N. तिवारी सर, वे भी इंडिया के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक हैं, जिनके लगभग 50 से भी ज़्यादा शोध पब्लिकेशन ICMR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में मुद्रित हैं. तथा सर ने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हाउ कैन वी कंट्रोल मलेरिया विदाउट द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इस विषय पर सर ने शोध कर उसकी दवा का निर्माण किया है. तालियां हो जाए इस बात के लिए. थैंक यू. तिवारी सर ने लगभग 45 वर्षों तक एज अ रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर भारत को अपनी सेवाएं दी हैं. मैं श्रीमान S.N. तिवारी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वे मंच पर पधारें और हमारी LCS फैमिली को अपने शब्दों एवं अनुभवों के माध्यम से मोटिवेट करें. सर प्लीज़. सबसे पहले तो आई एम highly impressed with the program, what I have seen. I never expected that such a small children, they can give such a nice performances. And इन बच्चों के अंदर कितनी प्रतिभा होगी, I think इस तरह के प्रोग्राम से we can make out कि ये लोग बच्चे आज के ज़माने में कितने प्रतिभावान और इन फ्यूचर के लिए नो डाउट एट ऑल कि कितने अच्छे उभर के आ सकते हैं बच्चे. और इन बच्चों में से ही आप देखिएगा कि कभी डॉक्टर बनेगा, कभी साइंटिस्ट बनेगा, तो कभी वकील बनेगा, और इन्हीं में से कोई है तो बहुत बड़े बड़े आदमी आगे से बनेंगे. तो वास्तव में धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने इस प्रोग्राम को इतना अच्छा ट्रेनिंग दे करके बच्चों को और इतना प्रोग्राम अच्छा बनाया. रियली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोग्राम. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले मैं रेस्पेक्टेड डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड अंशुमान सर और सभी गणमान्य व्यक्ति जो इस डायस पे बैठे हुए हैं, इन सबको मैं बताना चाहूँगा कि मैं ICMR इंस्टीट्यूट में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट वर्क करता था. जैसे इसरो एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ आवर कंट्री जो कि स्पेस से रिलेटेड सारे वर्क ये करते हैं. और वो जो अभी बच्चों ने परफॉर्मेंस रिसेंटली दी है चंद्रयान का, इस तरह का सैटेलाइट का सभी जो देते हैं, तो उसी तरह से अपने भारत में भी जो सबसे बड़ी बॉडी है जो कि मेडिसिन से वर्क करती है, किसी तरह की बीमारी उससे रिलेटेड मेडिसिन, उसकी रिलेटेड टेक्निकल जितने भी बातें होती हैं उस सबको जो कंट्रोल करता है वो इंस्टीट्यूट कहलाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. तो ये स्पेस पे काम करते, सो दे आर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस. और ICMR जो है ये मेडिसिन और अपनी डिजीज़ पे काम करती है. जैसे कि अपन चाहे डेंगू हो और मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इस तरह के जैसे कई सारी बीमारियां हैं, किसी भी तरह की वो हार्ट से रिलेटेड हो चाहे कोई भी बीमारी हो, उसको की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर जिस तरह का भी रिसर्च हो सकता है, किसी तरह की प्रॉब्लम है
तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे बड़ी बॉडी है जो कि आंसरेबल होगी वो दैट इज़ द ICMR। अगर वो अप्रूव करती है तब ही कोई भी मेडिसिन या कोई भी मेडिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है आप इसको आगे पहुंचा सकते हो, और गवर्नमेंट तभी इसको इम्प्लीमेंट करती है। अगर जब तक कि ICMR अप्रूवल नहीं देता है तब तक कोई भी मेडिसिन चेंज नहीं होती है, कोई भी प्रोग्राम वगैरह जो आते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, कोई भी नई मेडिसिन आती है जो काम नहीं करती है, उसको क्या करती है गवर्नमेंट को सबसे पहले ICMR अप्रूवल देता है। ICMR के बाद इट गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस इम्प्लीमेंटेड कि यस ये मेडिसिन आपको काम में ले सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ डिजीजेस। सो दिस इज द एक्चुअल हाउ द ICMR इज वर्किंग जस्ट लाइक ए ISRO। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट अगर आप देखेंगे कि ICMR कौन सी मेडिकल इज ए वेरी वास्ट फील्ड। अगर अपन कहने में लगता है केवल कि मेडिकल एक सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट कहलाता है। मेडिसिन के अंदर आप कई तरह के डिजीजेज होती हैं, कई तरह के, तो उसको भी अगर हम कमिंग टू द जीरोइंग डाउन इट, मैं उसका जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च है, दैट इज वर्किंग स्पेशली ऑन द malaria programs, and that is the highest institute for such program is the NIMR, that is National Institute of Worker Malaria Research. So I was working in that institute. So this whole whatever the related with malaria, first that passed to the NIMR, then it will go to the ICMR, then it will go to the government of India. So whatever the work, now it is related with the medicine. Now coming to the malaria program, if I will talk about, तो आपको लगेगा कि मलेरिया अपने को बड़ा इजी लगता है कि ये डिजीजेस है। मोर देन 50-30 और मोर देन द बिफोर इंडिपेंडेंस यू कैन सी मलेरिया इज वेरी कॉमन डिजीज, बट इट्स वेरी टफ एंड हार्ड डिजीज। इसको आप देखोगे कि हर विलेज में, हर छोटे से छोटे गांव में, अपने यहाँ तो राजस्थान में नथिंग इज देयर, only sometimes you will get it malaria. If you talk about the northeastern region, then you will find it that every house you will find that malaria is, people are suffering from the malaria. And when I started working this institute, then you will find that first of all I joined Delhi, and after that I joined this UP. Then when I saw it, that what is this malaria is nothing, I have seen it that only you get the fever and this. But when we started working on this aspect, then we thought it really is a very difficult task. In each and every house you see it, that people, they were suffering from malaria and people were dying because of malaria. So then really we realized it, that is a very tough disease, and that we have to see and work on this aspect. Because at that time, in the world, scientists were working on this aspect and they were talking about the medicines. But malaria is transmitted by the mosquitoes, and that is called as a vector-borne disease. And because of that, what happened now, it was very difficult to control malaria. And in the world, we were using DDT and different medicines. But even then, we were not able to control it. And there was a challenge for the whole world that how can we control malaria without the use of insecticide, and treatment is on the other side. Why it was that? Because since last 15 and 60 years, we were using the insecticides like DDT, BSC, malathion, deltamethrin, cyprothrin, all we were using it. But even then, in the world, we could not control malaria. I'm not talking about India. Even for that whole world, it was a challenge for the scientists that if one day there will not be any medicine to control the vectors of the malaria, then how will you be able to control? And the death will be continue, and it will be very difficult for us to control malaria in the world. So what happened? Then we took up the challenge that we are the first person that we will try that how can we control malaria without the use of insecticides. So this was one of our challenge for the world. And that too is we were talking about the rural areas.
Urban area, the problem is this, because this is the technical part which is very difficult. Just we cannot say it like this, because it is transmitted by different mosquitoes, different diseases. But the main problem was this, that it is how we can control without this. And we have used very simple technologies, that is that you make the people education. School children should make educated for that how does it improve, and then the technology, what we called it as a bio-environmental control of malaria. That is the use of the biological control agents. We need not to use any insecticide. We stopped it that you don't use it. And we started experiment with this. Then first we started experiments in the laboratory, because always what is science? Science is that from lab to the land. If anything what we are doing it, if we cannot transmit from lab to the land, then there is no use of science, because simply we are wasting that money. So what our expect is that when we do it, yes, always we can get the positive results and negative results in the science. But the thing is this, that our theme should be like this, so that we can expect it that we should get the positive results, and whatever the results we are getting it, with our knowledge and ideas, it should actually come into the program, and people's benefit should be there for this research. So that is our ultimate aim, and that we were called is from lab to land of the transmission of this research. So because of that, all these systems, we started this bioenvironmental control of malaria program with the use of the biological agents. Biological agents, what we use it very, very small fishes. They are transmitted, malaria is by the mosquitoes. There are more than 10 types of mosquitoes we can transmit malaria in our country. And again, they are very specifying it. Not all 10 types in every place they can transmit it. In urban area, the situation is different, vector is different, and in rural area, the vectors are different. These all, since from the beginning, we camped in the schools, and we showed the school children that you see, this is the malaria parasite. This is, you will see, vector. This is the mosquito life cycle. We show that biologically, especially. We went to the schools, and like that, school children, 5 grade, 6th grade, 7th grade, 10th grade, even to the BSc, even to the MSc school, and then even the people who were working on the PhD, and even sometimes the scientists who were not in the aspect of this subject. So that's why just we expose them with this. This is the situation. You need not to use any kind of insecticide, and we are asking you to go for the simple technologies. So awareness was very first of the important aspect. And children education we have provided, especially on the best of the malaria, just like that. What are these? Let them show it. And they should, even if they pick up with the strong, with the thorough ideas, then you will find it that sometimes they can clearly make out, yes, this is the larva of the mosquito. And then like that they understand it. So this kind of technologies, we ask them, then they applied in their houses, and then we ask them, yes, now you can identify it, then it's okay. Then accordingly we told them that you in the houses, mosquitoes you can control yourself. Need not to ask to the government for this aspect. Like that we make them educated for this purpose. Now the second is, sometimes what happens, some of the vector mosquitoes, even we cannot control by this education. Because even for malaria or filaria, dengue, they are different diseases, different vectors, mosquitoes are there. So for them, what is going to happen? Wherever government can help, and which is necessity, which is important, only public cannot do it. Then we played our role, and wherever these two kind of fishes were there, we released those fishes in the water bodies. Because in all water bodies, malaria mosquito cannot breed it. They were very specified. Only in the clean water they can breed it, not in the drainage system what we are thinking it. Because this is again not
the awareness regarding where the mosquitoes are bringing, which kind of mosquitoes are bringing. Only people think it that they are only in the dirty water mosquitoes are breeding, and because of that we are getting the malaria. Such aspects we try to educate them also that this is not the situation. And then we showed them. So education part we provided it. Then biological agents, the small fishes were there. That was the responsibility of government to release those fishes in a strong or big water bodies, wells, and especially irrigation tanks. जो हिंदी में what we can call it them I cannot understand it. Big तालाब we can say it कि उनको उस सब में what we have released it this kind of guppy and gambusia. Initially we started from only 10 villages that is in the Gujarat. Then we extended this kind of education in the 40 villages, then complete one district, and like that we found it there was a very good achievement and we got very good results. Based on these results, we submitted our data to the government of India. And what they found that since we did not use an insecticide when we presented our data, then the government of India told that it's a very good technology. And we required this technology in our state. Government of Karnataka asked to the government of India. Because why they asked it? Because in sericulture area they were using the insecticide. Sericulture means silkworm areas were, and silkworm ko they are just like the mosquito larvae. They are keeping the silkworm in their houses only. Mulberry plant putting it and the silkworm they are keeping it there. So when they are spraying in the houses, those silkworms they used to get die. So because of that they were afraid. They were just asking that we don't want to go for any kind of spraying in our houses. So because of that reason, this technology we are not using. They invited to us, and then we provided this kind of same technology in the Karnataka, and continuously then it expanded to the whole, we can say, in the country, and now outside the country, the people are using it, and we are getting very good results with this. So like that, this is one of the achievement for that how can we control, though we can control malaria. Now we wanted to keep all the internet technologies with us, simple technology, and it should be a self-sustainable technologies we wanted. And we based on that, we started all these aspects. So what we wanted to say it, that this kind of single research and science that we should be, through the education. These are all the school children which actually just I told you that the future of our country, and we should train them in scientific aspect. And what is science? Science is nothing but whatever the basic ideas are there. Such basic ideas go implement it them. And the implementation should be through the proper experimental phases. So that science is. And science is, physical science is different, biological science is different, chemical science is different. So like that, different sciences are different. And accordingly, we should use our mind, we should use our technologies, and then we can work on that aspect. And we achieve some new goals, and we can give the government that, yes, this is new thing, and you work on this, so you will find the way. That what we have done, and that we have done in the nation, malaria aspect. Like that on other aspects also, the filaria, dengue, chikungunya, this is on one aspect we have done it. At the same time, we were continuing to find out, suppose we are having fever. Doctors, we always find it that new medicine should be there. Because sometimes even if giving the medicine, we are not getting improved. And then they are giving chloroquine. Chloroquine we have been using last 50 years. Now the chloroquine is not effective. So what to do it? We should come out with the new medicine. So that also we are continually. So just we do research on that aspect also. So we find it whether this medicine is effective or not, and we always keep it back. So if it is not working, then we can go for the second medicine. Like that for insecticide spray vectors, if one DDT is not working, cyphalothrin is not working, we have another. So continue research is going on, and we keep on back
alternative medicines so that people cannot be die because of that reason, and we can immediately provide them. If this is not working, you use this. If this is not working, you use this. But the only thing is that our duty is, and the doctor's duty is this, that it should be used judicially. It is not the way that doctor is asking that you take 10 tablets one morning. Then our duty is that we should follow it properly. If we are not using properly, then it will develop the resistance, and that resistance is mainly responsible that the medicine will not be effective for us. So what we have to do it, we should follow the proper instruction, and whatever the science says, scientifically we recommend to the government, and the government accordingly follow the action that reaches to the PSCs, medical to government doctors, all they notice, and just like that make the journal, and whatever our research is goes to the government of India and throughout the world. And based on that, this is the first, we can say, in the time country where we have used it, rural malaria control program without the use of insecticide. And the program was called as a bioenvironmental control of malaria. Thank you, sir. This is very good. Camped in the schools, and we showed the school children that you see, this is the malaria parasite. This is, you will see, vector. This is the mosquito life cycle. We show that biologically, especially. We went to the schools, and like that, school children, 5 grade, 6th grade, 7th grade, 10th grade, even to the BSc, even to the MSc school, and then even the people were working on the PhD, and even sometimes the scientists who were not in the aspect of this subject. So that's why just we expose them with this. This is the situation. You need not to use any kind of insecticide, and we are asking you to go for the simple technologies. So awareness was very first of the important aspect. And children education we have provided, especially on the best of the malaria, just like that. What are these? Let them show it. And they should, even if they pick up with a strong, with the thorough ideas, then you will find it that sometimes they can clearly make out, yes, this is the larva of the mosquito. And then like that they understand it. So this kind of technologies, we ask them, then they applied in their houses, and then we ask them, yes, now you can identify it, then it's okay. Then accordingly we told them that you in the houses, mosquitoes you can control yourself. Need not to ask to the government for this aspect. Like that we make them educated for this purpose. Now the second is, sometimes what happens, some of the vector mosquitoes, even we cannot control by this education. Because even for malaria or filaria, dengue, they are different diseases, different vectors, mosquitoes are there. So for them, what is going to happen, wherever government can help, and which is necessity, which is important, only public cannot do it. Then we played our role, and wherever these two kind of fishes were there, we released those fishes in the water bodies. Because in all water bodies, malaria mosquito cannot breed it. They were very specified. Only in the clean water they can breed it, not in the drainage system what we are thinking it. Because this is again not the awareness regarding where the mosquitoes are breeding, which kind of mosquitoes are breeding. Only people think it that they are only in the dirty water mosquitoes are breeding, and because of that we are getting the malaria. Such aspects, we try to educate them also that this is not the situation. And then we showed them. So education part we provided it. Then biological agents, the small fishes were there. That was the responsibility of government to release those fishes in a strong or big water bodies, wells, and especially irrigation tanks. जो हिंदी में what we can call it, them I cannot understand it. Big तालाब we can say it. कि उनको उस सब में what we have released it, this kind of guppy and kombucha. Initially we started from only 10 villages, that is in the Gujarat. Then we extended this kind of education in the 40 villages, then complete one district. And like that we found it, there was a very good achievement, and we got very good results. Based on these results, we submitted our data to the government of India,
And what they found that since we did not use an insecticide when we presented our data, then the government of India told that it's a very good technology. And we required this technology in our state. Government of Karnataka asked to the government of India. Because why they asked it? Because in sericulture area they were using the insecticide. Sericulture means silkworm areas were. And silkworm, they are just like the mosquito larvae. They are keeping the silkworm in their houses only. Mulberry plant putting it and the silkworm, they are keeping it there. So when they are spraying in the houses, those silkworms, they used to get die. So because of that, they were just asking that we don't want to go for any kind of spraying in our houses. So because of that reason, this technology we are not using. They invited to us, and then we provided this kind of same technology in the Karnataka, and continuously then it expanded to the whole, we can say, in the country, and now outside the country the people are using it, and we are getting very good results with this. So like that, this is one of the achievement for that how can we control, though we can control malaria. Now we wanted to keep all the internet technologies with us, simple technology, and it should be a self-sustainable technologies we wanted. And we based on that, we started all these aspects. So what we wanted to say it, that this kind of single research and science that we should be, through the education. These are all the school children which actually, just I told you, that the future of our country, and we should train them in scientific aspect. And what is science? Science is nothing but whatever the basic ideas are there. Such basic ideas ko implement it them. And the implementation should be through the proper experimental phases. So that science is, and science is, physical science is different, biological science is different, chemical science is different. So like that, different sciences are different. And accordingly, we should use our mind, we should use our technologies, and then we can work on that aspect. And we achieve some new goals, and we can give the government that, yes, this is new thing, and you work on this, so you will find a way. That what we have done, and that we have done in the nation malaria aspect. Like that on other aspects also, the filaria, dengue, chikungunya, this is on one aspect we have done it. At the same time, we were continuing to find out, suppose we are having fever. Doctors, we always find it that new medicine should be there. Because sometimes even if giving the medicine, we are not getting improved. And then they are giving chloroquine. Chloroquine we have been using last 50 years. Now the chloroquine is not effective. So what to do it? We should come out with the new medicine. So that also we are continually. So just we do research on that aspect also. So we find it whether this medicine is effective or not, and we always keep it back. So if it is not working, then we can go for the second medicine. Like that for insecticides, spray vectors, if one DDT is not working, cyphlothrin is not working, we have another. So continue research is going on, and we keep on back alternative medicines so that people cannot be die because of that reason, and we can immediately provide them. If this is not working, you use this. If it's not working, you use this. But the only thing is that our duty is, and the doctor's duty is this, that it should be used judicially. It is not the way that doctor is asking that you take 10 tablet one morning. Then our duty is that we should follow it properly. If we are not using properly, then it will develop the resistance, and that resistance is mainly responsible that the medicine will not be effective for us. So what we have to do it, we should follow the proper instruction, and whatever the science says, scientifically we recommend to the government, and the government accordingly follow the action that reaches the PSCs, medical to government doctors, all they notice, and this like that make the journal, and whatever our research goes to the government of India and throughout the world. And based on that, this is the first, we can say, in the time country where we have used it, rural calorium
rural malaria control program without the use of insecticide, and the program was called as a bioenvironmental control of malaria. Thank you, sir. This is very good.